माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित अधिकारीगण, बाल विधानसभा के सम्मानित माननीय सदस्यगण, बालिका निकेतन से उपस्थित बालिकाएं एवं मीडिया बंधु, सर्वप्रथम आप सभी को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बालिका दिवस को मनाने के लिए। 24 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस है हम सभी के लिए, क्योंकि ये दिन ये हमको याद दिलाता है कि बालिकाएं किसी से भी कम नहीं है और आज वो समाज के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर जो है अपना नाम रोशन कर रही है। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम पे की थोड़ी सी रूपरेखा पे प्रकाश डालना चाहूंगी। ये कार्यक्रम का कल्पना है हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया का। जैसे हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदया है उनका अत्यंत मानवीय दृष्टिकोण रहता है और अति संवेदनशील है वो। उनका हमेशा ये रहता है कि जो समाज का एक शोषित वर्ग है या वंचित वर्ग है उसको किस तरह से हम आगे लेकर के चले, उनको कैसे ऊपर उठाएं। उदाहरण के तौर पे जो पिछला राष्ट्रीय बालिका दिवस था उस पे चांदनी नाम की एक बालिका जो भिक्षावृत्ति से मुक्त हुई थी उसको मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय महोदया ने आमंत्रित किया था। इसी कड़ी में एक विचार उनके मन में आया कि अब की बार की बालिका दिवस पे क्यों ना राज्य की मुख्यमंत्री के पद पर एक बालिका को सुशोभित किया जाए, और उनकी इस कल्पना को साकार करने के लिए स्वीकृति दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे लोकप्रिय माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने आज अपने इस कार्यक्रम में आकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सुशोभित किया है। इस कार्यक्रम में मैं बताना चाहूंगी हमारा क्या फोकस है, क्या मुख्य उद्देश्य है। हमने इसमें 12 विभागों को बुलाया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। उन 12 विभागों में से जो स्टार्टिंग के 3 डिपार्टमेंट्स हैं अभी वो यहाँ पे बैठे हैं, बाकी बाहर हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 बुला लेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा अभी। उसके पश्चात हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का उद्बोधन है। उसके बाद फिर जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो और बाल विधायकों का परिचय होगा। उसके बाद हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया का स्वागत और संबोधन होगा। उसके बाद फिर समीक्षा बैठक प्रारंभ करी जाएगी। तत्पश्चात विपक्षी बाल विधायकों के प्रश्न और उसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए जाएंगे। तत्पश्चात जो है विभिन्न विभागों के प्रस्तुतिकरण होंगे, जिसमें मुख्य रूप से 12 विभाग हैं जो हम डिटेल में अभी बताएंगे। जब वो स्टार्ट होगा तो विभागों के नाम यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। तत्पश्चात जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बिंदु जो है प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न करने में सहयोग करेंगे और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। और जो लोग खड़े हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बैठ जाएं, अधिकारीगण कोई भी खड़े ना हो। हमारे बाल आयोग की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद दूंगी। वो काफी प्रयासरत थे इसको करने के लिए। और साथ में स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्लान इंडिया का और भुवनेश्वरी महिला आश्रम का, जिनकी एक पहल थी ये, और उन्होंने उनका जो बाल विधानसभा उसके गठन का में मुख्य सहयोग उनका है। उन्होंने साथ में बाल आयोग को समय समय पर सहयोग प्रदान किया है, इसलिए उनका भी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। आगे के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सृष्टि उत्तराखंड राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने बालिका दिवस के अवसर पर मुझे एक दिन के लिए समीक्षा बैठक लेने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं उषा नेगी उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका सशक्तिकरण का जो संदेश देश को दिया है, और इससे पूर्व भी गत वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कुंवारी चांदनी जो पहले भिक्षा मांगती थी और आज वह राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरादून में 11वीं कक्षा की छात्रा है, उसको मुख्य अतिथि के रूप में पिछले गत वर्ष सम्मानित किया गया था। इस प्रकार माननीय अध्यक्षा बालिकाओं को जिस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रही हैं, उसके लिए सभी बालिकाओं की तरफ से उनका हृदय से आभार। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड बाल विधानसभा का गठन बाल संरक्षण आयोग के साथ मिलकर प्लान इंडिया तथा श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। इस बाल विधानसभा में 70 विधानसभाओं से बाल विधायक चुन चुनकर आते हैं तथा इस विधानसभा में अब तक 4 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनमें से 3 मुख्यमंत्री बालिकाएं थी। हमारी बाल विधानसभा में बराबर बालक बालिकाएं हैं जिनको समान रूप से मौका दिया जाता है। मैं इसके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्लान इंडिया व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का
हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंत्री जी से कि वो अपना उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति चाहूंगी कार्यक्रम को आगे प्रारंभ करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय धन सिंह रावत जी को यहाँ पर भेजा गया है, मंत्री जी को, वो पहले सृष्टि को विधिवत मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करेंगे पद ग्रहण करने के लिए, उसके बाद उनका उद्बोधन होगा। और ये पत्र भी प्रदान करें। हमारे गृह मंत्री विवेक किसका? कुमकुम पंत ग्रहण मंत्री है और मानसी पंत जो है हमारी बाल विधायिका। अच्छा, आगे बुलाना सर। सर सामने सामने चिराग पंत नेता प्रतिपक्ष सामने आगे बस ये नेता प्रतिपक्ष है। गोलवाला क्षेत्र से विधायक है ये नेता। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं श्रीमती उषा नेगी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, उनको बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी जब से वो अध्यक्ष बने हैं एक अच्छा प्रयास उनके द्वारा हो रहा है और उससे बड़ी बधाई मैं दे रहा हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए कहा कि भाई इसको जरूर करें। आज वो कुंभ के कारण जो है हरिद्वार गए हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा कार्यक्रम में, तो मैं उनकी ओर से आज के मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा हूँ और हमारे अध्यक्ष जी को बधाई दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सुनते रहते हैं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई अर्थ भी नहीं आज हम सब जो है मुख्यमंत्री जी की जितनी कार्रवाई हैं, जो समीक्षा बैठकें हैं और बहुत अच्छा उन्होंने बोला भी आज सब हम उनको सुनने आ रखे हैं। हमारे गृह मंत्री जी बिल्कुल मेरी तरफ देख रहे हैं, अभी मैं आपकी तरफ देखूंगा कि आप कितना अच्छा जो है यहाँ पे सदन में अपना विषय रखते हैं और नेता प्रतिपक्ष जी पूरी तैयारी करके आ रखे हैं। अभी मैं नीचे मिला, उनको कहा कि मैं 2-4 क्वेश्चन भी पूछूंगा। मेरा जितने विभाग के लोग आ रखे हैं, जो हमारे सचिव महोदया ने कहा है कि 13 विभागों की यहाँ पे समीक्षा होनी है। मुझे लगता है कि भाषण न देकर आज हम ज़्यादा इस पर समय लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर मैं अपने मुख्यमंत्री जी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपनी दीदी का जो उषा नेगी है उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और विशेषकर मैं कुमारी सृष्टि गोस्वामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कल मैंने टीवी में सुना, बहुत अच्छा है बोलते हैं और मैं तो आगे की भी बधाई दे रहा हूँ कि कभी न कभी एक बार ओरिजिनल मुख्यमंत्री जरूर बना। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय। नंबर डाल दिया।
क्रम में अब कुमारी सृष्टि जी को एक दिन का मुख्यमंत्री नामित करने की प्रक्रिया एवं उपस्थित बाल विधायकों का परिचय। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि एक परिचय सत्र हो जाए, सभी लोग अपना परिचय दे दें इसमें। मैं झरना कमखान, सचिव बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नमस्कार, मैं चिराग पंत, बाल विधायक रायपुर देहरादून। नमस्कार, मैं मानसी पंत, बाल विधायक उधम सिंह नगर। सभी को नमस्कार, मैं हरितिका, बाल विधायक देहरादून से। नमस्कार, मैं आसिफ हसन, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और मैं डोईवाला से हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कुमकुम पंत है, मैं विधायक पौड़ी क्षेत्र से और मैं बाल विधायक में गृह मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी है, मैं विकासनगर क्षेत्र से विधायक हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र चंद्र रुआली, मैं बाल विधानसभा से हूँ और वर्तमान में मैं नैनीताल से बाल विधायक हूँ। मैं विवेक सिंह चौहान, अपर निदेशक पर्यटन विभाग। मैं के ससवाल, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता कार्यालय देहरादून। सभी को नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह मखलोगा, प्रोजेक्ट मैनेजर डोगरा चांटी पुल से रीजन। सर मैं एस आर मिश्रा, सीजीएम देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड। बाकी और एक मिनट आगे। अच्छा सर, अब आप अपना परिचय देते हुए सर उधर। नमस्कार, मैं ए.के. राजपूत, उपायुक्त ग्राम विकास। नमस्कार, मेरा नाम बसंती है और मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। मेरा नाम स्मृति है, मैं बालिका निकेतन से हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमारी तारा, मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। मेरा नाम मेघा है, मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। मेरा नाम उषा है, मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। मेरा नाम रोशनी है, मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। मेरा नाम मानसी है, मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। मेरा नाम रोशनी है, नहीं मीनाक्षी, मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। सबको नमस्ते, मेरा नाम स्मृति है, मैं बालिका निकेतन से आई हूँ। नमस्कार, मैं मीना बिस, जिला प्रोबेशन अधिकारी देहरादून। नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है और आए हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजना गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुख्यालय महिला कल्याण निर्देशालय। नमस्कार, मैं सुशील मोहन डोभाल, जिला विकास अधिकारी देहरादून। सभी को मेरा नमस्कार, मैं कुष्म चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून। सभी को नमस्कार, मैं वीरेंद्र राणा, इंफॉर्मेशन ऑफिसर देहरादून। Very good afternoon to all of you. This is me, Palla Gupta, daughter of Mr. Kamal Gupta, and thank you to Usha Negi ji, Mrs. Usha Negi ji, who gave me this opportunity to speak. मेरा अनुरोध है, हमारे ऐसे अधिकारीगण जिनके लिए अभी जगह नहीं है वो कृपया बाहर वेटिंग रूम है जहां सीएम साहब का कैबिनेट भी होता है, वहां पे वो वेट कर लें। जब उनका डिपार्टमेंट का नंबर आएगा हम उनको यहाँ आमंत्रित कर लेंगे। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया को उनके स्वागत एवं संबोधन के लिए। सर्वप्रथम बालिका दिवस के इस पर्व पर मैं समस्त अपने उत्तराखंड और भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। उन बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज हम लोग
यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि बालिका दिवस पे जब हम लोग कुछ करें तो एक अलग हटकर कुछ करें, जिससे पूरे देश के अंदर एक संदेश जाए कि हाँ, उत्तराखंड कितना चिंताशील है। लेकिन मैं इसमें एक बात ये कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड ने हमेशा इतिहास रचा है। चाहे वो आप चिपको आंदोलन देख लीजिए और चाहे देश की आज़ादी का आंदोलन देख लीजिए। वीरांगना तिलू रोतेली का उदाहरण है हमारे सामने गौरा देवी का उदाहरण है, और हमारे सामने पृथक उत्तराखंड राज्य का जो एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका, और महिलाओं ने जिस तरह से राज्य प्राप्त किया वो अपने आप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वो इतिहास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना। उसी आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक छोटी सी भूमिका गिलहरी के रूप में मेरी भी रही है, उन सब चीज़ों को देखा और समझा और उन सब चीज़ों से गुजरे हैं हम लोग। इसलिए हम लोगों को लगा कि हमारा राज्य बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसकी पहचान बहुत अलग होनी चाहिए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए बालिका दिवस पर पूर्व में वक्ताओं ने भी बताया, मेरी सदस्य सचिव ने भी बताया कि हमारा पिछली बार हम लोगों ने एक उस बालिका को अवसर दिया जो भिक्षा मांगती थी। हमें लगा भिक्षा, ये जो बच्ची मांगती थी, आज उसको शिक्षा से जोड़ा गया है, तो उस बच्ची को एक मौका मिलना चाहिए, उसके अंदर आत्मसम्मान, आत्मबल पैदा होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और उसे हम लोगों ने अपने कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में पेश किया। आज हम लोगों को लगा उसके बाद कि आज का दिन कुछ और अलग होना चाहिए, जिसका संदेश पूरे राष्ट्र में जाना चाहिए, और उन बालिकाओं को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जो कुछ समाज में करने का जज्बा रखती हैं। तो इसलिए पहला हम लोगों ने यही सोच लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उनसे अनुरोध किया कि बालिका दिवस पर एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में आप हमें मौका दें कि हम सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाकर ये पूरे देश में एक संदेश भेज सकें कि जिसके माध्यम से ये कहा जाए, क्योंकि बालिका दिवस एक ही दिन का होने के बाद में उसमें चर्चा और विचार होते रहते हैं, भाषण भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट हमें कभी नहीं दिखाई देता है। और उसके पीछे एक सकारात्मक सोच लेकर हम लोगों ने इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को पूरा सहयोग मिला। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और पूरा सहयोग भी प्रदान किया। और उसके बाद हमारा उसमें यही था कि हम सिर्फ ये सदन न चलाएं, सदन विधानसभाएं चलती रहती हैं, विचार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हम इस बच्ची को समीक्षा बैठक करने का एक मौका दें, जिसके माध्यम से कम उसके अंदर शासन स्तर पे किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से सारी चीज़ें संचालित होती हैं और कैसे उसको अमली जामा पहनाया जाता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। शासन स्तर पे, प्रशासकीय और शासकीय स्तर पर उसका सशक्तिकरण हो, वो इन सब चीज़ों को जान सके। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया और विभागीय स्तर पर हम लोगों ने कहा कि हमें समीक्षा बैठक करवानी है, जिसके माध्यम से एक सही सकारात्मक जो संदेश है वो जाए। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने अपने मुख्य सचिव, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको एक पत्र भेजा कि ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आकर सृष्टि गोस्वामी के जो एक दिन के हमारी माननीय मुख्यमंत्री बनी हैं, उनको उनके सामने सारी समीक्षाएं करें, अपना प्रेजेंटेशन दें कि उन्होंने क्या क्या किया है, जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, सरकार के द्वारा की गई हैं, उसको कितना सही रूप से प्रस्तुत किया गया, उसका इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो इम्प्लीमेंट हुआ है तो आगे की उनकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ताकि उस बच्चे के अंदर एक नेतृत्व क्षमता पैदा हो सके। ये सारी चीज़ें हमारी यही थी कि बालिका सशक्तिकरण एक ही दिन का वो नहीं होना चाहिए, उसका एक सही मैसेज जाना चाहिए, उसका एक सही रिजल्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। तो ये संदेश के रूप में हम लोगों ने एक कोशिश की, और मुझे लगता है कि बालिका सशक्तिकरण का ये एक बहुत बड़ा तोहफा उत्तराखंड ने नज़ीर बनकर पूरे देश को दिया है, उन बालिकाओं को दिया है जो बालिकाएं कुछ करने का जज्बा रखती हैं। यही हमारा संदेश था कि आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए वही हम
कहावत को चिरतार्थ करने जा रहे हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो इसी तरह से इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने एक प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रयास हमने किया इसमें जो मैं सृष्टि को सुन रही थी, पूरी तरीके से इंटरव्यू दे रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसके अंदर जो इस तरह का खुशी, एक्साइटमेंट और वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर मुझे दिखाई दे रही थी, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी अनुभव हो रही थी कि हमारी बालिकाएं बहुत कुछ कर सकती हैं और ज़रूरत है एक अवसर देने की, और वो अवसर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसका हम बहुत हृदय से आभार करते हैं। यहाँ पर आए हुए समस्त पत्रकार बंधुओं का, यहाँ पर आए हुए अधिकारियों का और सभी लोगों का मैं हृदय से आभार और स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई हम लोगों को सुचारू रूप से करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इजाज़त दें और हमारे मंत्री जी, उनसे भी अनुरोध करूँगी। और आगे का संचालन के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करूंगी कि एक मोमेंटो बाल आयोग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने का कष्ट करें। ये माननीय अध्यक्ष महोदया से फिर अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। और साथ में एक बाल आयोग की तरफ से डायरी और कैलेंडर है जो माननीय अध्यक्ष महोदया ने भेंट किया है। सामने धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी समीक्षा बैठक प्रारंभ करने के लिए। माननीय मंत्री जी स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का बुक्के के माध्यम से धन्यवाद। माननीय मंत्री आज की इस समीक्षा बैठक की अब शुरुआत की जाती है। सर्वप्रथम मैं बाल विधानसभा के अपने साथियों, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष आसिफ हसन जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यदि प्रतिपक्ष के कुछ प्रश्न हो तो वो निश्चित ही सरकार के समक्ष रख सकें और मैं और मेरी सरकार के सम्मानित मंत्रीगण आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस समीक्षा बैठक में विपक्ष को भी आपने आमंत्रित किया और हमारे कुछ जो प्रतिपक्ष के कुछ सवाल हैं वो मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो आप 3 साल पहले सरकार में आए थे, सरकार में कह के आए थे कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, पर हमको दिख नहीं रही है कि उस सरकार में इंजन भी है। हमें धक्का मार मार के उस सरकार को चलाना पड़ रहा है। इस 3 साल में हमको लगभग 3 काम, हम आपसे 300 काम पूछना चाहते थे, मगर 300 छोड़िए, हम 30 भी नहीं पूछना चाहते, मगर जो उत्तराखंड की जो जनता है उसको क्या फायदा हुआ है वो आप हमको सिर्फ 3 सवाल बता दीजिए। धन्यवाद। 3 काम बता दीजिए। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जी, 3 काम तो मैं पिछले 3 दिन के ही गिना सकती हूँ। आप 3 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल की बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले हमारी सरकार ने उत्तराखंड के थानों को बाल मित्र बनाने की शुरुआत डालनवाला थाने से की है और 1 करोड़ रुपए का चाइल्ड सेफ्टी फंड बनाया है। शुरुआत में हम हर जिले में एक बाल मित्र थाना बनाएंगे और इसके लिए पुलिस विभाग हेतु पैसा भी स्वीकृत कर दिया गया है। प्रेमनगर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का उद्घाटन किया है जहां उत्तराखंड के खिलाड़ी इंडोर गेम्स खेल भी सकेंगे और प्रशिक्षण भी ले सकेंगे। साथ ही प्रेमनगर में भी एक मिनी स्टेडियम हम बनाएंगे। कल जब देश आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहा था तो हमारी सरकार ने गुरुकुल में सैन्य धाम की आधारशिला रखी है जो कि हमारे देश की सेना के जज्बे, शौर्य और बलिदान का प्रतीक होगा। इन कामों से उत्तराखंड के बच्चों, युवाओं, खिलाड़ियों और सैनिकों, पर्यटकों और आम जनता का ही भला होगा। आप संतुष्ट हैं? धन्यवाद। जी बिल्कुल।
नमस्कार, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हम सभी को मालूम है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कई आंदोलनों के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की मांग जनता ने जिन उद्देश्यों के लिए की थी, उनको पूर्ण करने के लिए आपने क्या किया? ऐसे क्या कार्य किए हैं जिनसे इस राज्य की जनता के कष्टों में कमी आई हो? धन्यवाद। माननीय विपक्ष की सदस्य रितिका जी, आप शायद भूल गई हैं कि उत्तराखंड निवासियों का सपना था कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण हो, पर आप लोग पता नहीं क्यों हिचक रहे थे। आपने अपने कार्यकाल में एक बार भी इस चीज के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय ले भी लिया है और हम तेजी से वहां ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने गैरसैंण में चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। मैं अब हमारी सरकार की गृह मंत्री कुमकुम पंत से निवेदन करूंगी कि हमारी सरकार की मुख्य उपलब्धियों को हमारे विपक्ष के साथियों से अवगत कराएं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सम्मानित नेता प्रतिपक्ष और उनके सभी विधायकों को हमारी सरकार के द्वारा की गई कुछ बहुत ही बढ़िया पहल और उनकी योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहूँगी। तो सबसे पहले इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगभग रुपए 1 लाख करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत करा दी गई हैं और बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो भी गया है और बाकी सभी बची हुई योजनाओं को भी तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी संदर्भ में मैं विपक्ष को अपनी कुछ मुख्य परियोजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहूंगी। हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चार धाम सड़क परियोजना, केदार धाम परियोजना, नमामि गंगे, हर घर नल हर घर जल, देहरादून स्मार्ट सिटी, भारत नेट फेज 2 परियोजना, राज्य में 27 हेलीपैड विकसित किए जा रहे हैं और उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी सरकार के कार्यकाल में देहरादून देश का ऐसा पहला जिला है जिसके अंदर ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर बनाया गया है। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर। डोईवाला में सी पैड और कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर बनाए जा रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। अल्मोड़ा में वैश्विक स्तर के साइंस कॉलेज की स्थापना की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना के लिए केंद्र से रुपए 2584 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड में अभी हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और बाकी बची हुई सभी योजनाओं को तेजी से लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये आज की समीक्षा बैठक इन्हीं सभी प्रस्ताव और इन्हीं सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बिठाई गई है। धन्यवाद। क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? जी धन्यवाद। धन्यवाद गृह मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड के लिए चलाई जा रही हैं। क्या उत्तराखंड एक राज्य होने की उससे अपनी कुछ योजनाएं हैं जो वो चलाएगा? और क्या जितने बेरोजगारी को लेकर कोई ऐसी योजनाएं आप लोगों ने कराई है, स्वीकृत कराई है, क्या उसकी ब्यौरा आप दे सकती है? जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हरेंद्र जी देंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं प्रतिपक्ष महोदय सदस्य को ये आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और देखिए, रोजगार की बात जिस बारे में आपने जो पैमाना मेरे से पूछा, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो हमने जैसे अभी राज्य जो है एक बड़े पैमाने पे इस कार्य को कर रहा है। हमारे केंद्र से जो है उत्तराखंड राज्य ने रेल परियोजना ऑल वेदर रोड द्वारा बड़ी मात्रा में गांव व शहर जुड़ जाने से उत्तराखंड राज्य में जो है पर्याप्त रोजगार के लिए बढ़ेगा, जिससे उसके लिए स्वीकृति मांग रखी है। और इस प्रकार कई ऐसे कार्य हैं जो रोजगार के लिए किए जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे योजना, उरेडा द्वारा सोलर स्टेट हेतु विकास योजना, सूर्याधार झील का निर्माण और टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देना
और प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना के लिए देश विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा निवेश और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, डोबरी चाटी पुल का निर्माण, पिरुल की पत्तियों से विद्युत उत्पादन एवं टिकली कोयले का निर्माण और पर्यटन के लिए होम स्टे को बढ़ावा तथा गांव से जोड़ना, और जो अभी वर्तमान में अटल आयुष्मान योजना स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिससे जो गरीब परिवार हैं उनको कई जगह ऐसा होता है कि स्वास्थ्य के उनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वो अपना ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं, तो इसके लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से जो दिया जा रहा है उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है। और देहरादून में स्मार्ट सिटी, उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को बढ़ाने के लिए कोरोना काल में ही शूटिंग के लिए 60 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, और सरकार द्वारा 274 पुलों का निर्माण तथा गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड में एक पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिल सकता है। ये हम डेफिनेटली एक विश्वास के साथ कहते हैं। धन्यवाद। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में क्या कर रही है। हम जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं बनी हुई है, तो आपकी सरकार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या इनमें बेहतरी के लिए क्या कदम उठाने वाली है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रतिपक्ष के विधायक जी। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब चाहूंगी हमारी सत्ता पक्ष के विधायक जानवी जी दें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आज्ञा चाहती हूँ कि मैं उनके सवाल का जवाब दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज्ञा है? बिल्कुल। हमारी सरकार ने भारत सरकार की आयुष्मान योजना को पूरे उत्तराखंड में लागू किया है, जिसके तहत 5 लाख तक के इलाज का खर्चा सरकार द्वारा दिया जाता है। कुपोषित बच्चों को पोषित बच्चों की श्रेणी में लेने के लिए हमने पोषण अभियान की शुरुआत की है। इस योजना में तो हमारे विभाग के सहयोगी भी इस अभियान का बढ़ चढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। हमने सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की है, जिससे कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त हो सके। 190 अटल आदर्श विद्यालय जो कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देंगे और सभी विद्यालय को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। क्या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं? मैं अपने सभी मंत्रीगण एवं साथियों का धन्यवाद करती हूँ, और नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें एक अवसर और दिया कि हम जनता से अपने जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं उन सबको रूबरू करा सकें। अब मैं सम्मानित विभागों से आग्रह करूंगी कि वे अपने विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं एवं उनकी प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रस्तुतिकरण देंगे डोबरी चाटी पुल व अन्य पुल से संबंधित प्रगति रिपोर्ट के संबंध। लोक निर्माण विभाग आगे से हट जाइए। ना ऑन हो गया हो, रुक थोड़ा सा। मैडम, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण सेतु बनाए गए हैं उनका एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जिसमें डोबरा चाटी जो पुल है वो सबसे महत्वपूर्ण पुल था, जो कि पिछले काफ़ी समय से लंबित था। उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको उसका प्रगति का विवरण हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर तिहरी जो हैं आपके सामने रखेंगे। ये इस पुल की आवश्यकता है। टिहरी डैम बनने से
प्रतापनगर, टिहरी जिले का प्रतापनगर क्षेत्र और उत्तरकाशी जिले का धनारी क्षेत्र को भारी वाहन पुलों की बाधा हो गई थी। पुल डूब चुका था 16/1/2006 को, और यहाँ पे इस वजह से ये हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया था। दूरियां इनकी बढ़ गई थी, जैसे आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। प्रतापनगर की दूरी 86 किलोमीटर से बढ़ के 150 किलोमीटर हो चुकी थी। ऋषिकेश से प्रतापनगर की दूरी बढ़ चुकी थी। इस दूरी को घटाने के लिए और जनता को सुगम यातायात की सुविधा देने के लिए एक पुल, डोबरा चांटी पुल प्रस्तावित किया गया। इसकी स्वीकृतियां हैं 12/2005 में इसको स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। IIT रुड़की की ड्राइंग पे 2006 में इस पुल की स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन जब इसका जियो टेक्निकल और जियोलॉजिकल परीक्षण कराया गया तो वहाँ जमीन की नींव की धारक क्षमता कम निकलने के कारण इसका स्पान बढ़ाया गया और इसका मेन स्पान 396 मीटर की जगह पे 440 और टोटल लेंथ 532 मीटर के सापेक्ष 760 की गई। फिर इस पे डिजाइन हुआ। डिजाइन करने के बाद इस पे काम करा गया और 12/2010 में उस साल काफी बाढ़ और दैवीय आपदा की स्थिति है, ये निर्णय लिया गया कि इसके डिजाइन को फिर से चेक कराया जाए, दूसरी संस्था से वेट कराया जाए। IIT खड़गपुर से इसको वेट कराने के बाद इस पे ये हुआ कि ये तय किया गया कि जो विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय कोई विशेषज्ञ संस्था है जिसने इस तरह के बड़े स्पान के पुलों का निर्माण किया है, उनको इंगेज किया जाए। उनको 2015 में इंगेज करने के पश्चात ये पुल अब इस समय तमाम बाधाओं को पार करते हुए नवंबर में पूरा हो गया था और पुल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8/11/2020 को लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस पुल के बन जाने से ये तो पहला बात, ये देश का सबसे लंबा स्पान का मोटर झोला पुल है। दूसरा, इसे 1 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिल रहा है। जिला मुख्यालय से प्रतापनगर की जो दूरी 150 किलोमीटर थी वो मात्र 68 किलोमीटर रह गई है। इसी प्रकार ऋषिकेश से जो प्रतापनगर की दूरी 211 किलोमीटर थी वो घट के 135 किलोमीटर रह गई है। पुल का इस पे विशिष्ट निर्माण और उस पर जो लाइटिंग है, फसाड लाइटिंग, उससे ये जिले का ही नहीं प्रदेश का भी प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। और यहाँ पे टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स और टूरिस्ट की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और व्यावसायिक गतिविधियां वहाँ उस क्षेत्र में आरंभ हो चुकी हैं। इसका संक्षिप्त विवरण है। ये 3 आर लोडिंग का ये पुल है। 15.5 टन सकल बाहर के वाहन इससे गुजर सकते हैं। पुल 725 मीटर लंबाई है, जिसमें झूला सेतु 440 मीटर है। इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर है। दोनों ओर फुटपाथ बने हैं। 58 मीटर ऊंचा टावर है। वायर रोप इसमें 24 लगे हैं। सस्पेंडर 348 है और 3150 टन लगभग इसका वजन है। अभी नेक्स्ट उसमें इसकी फिगर आएंगे तो उससे और स्पष्ट हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में अन्य जो प्रमुख सेतु हैं, ये ऋषिकेश में मुनि की रेती में कैलाश गेट के ऊपर 346 मीटर का झूला पुल बना है। पौड़ी गढ़वाल में चौराहा श्रीनगर को जोड़ने के 190 मीटर स्पान का मोटर सेतु है। हमने 4 फ्लाईओवर बनाए हैं जो भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय से स्वीकृत हुए थे। मोकमपुर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, अजयपुर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, जनपद हरिद्वार में डॉसने रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पे और देहरादून ISBT में वाई शेप फ्लाईओवर। हमने लोक निर्माण विभाग ने 1/4/2017 से 31/12/2020 तक कुल 243 पुल हमने बनाए हैं जो विभिन्न योजनाओं में इस प्रकार निर्मित हुए। ये डोबर चांटी सेतु की फोटोग्राफ है, जिसपे फसाड लाइटिंग के रात का फोटोग्राफ है और ये इससे बहुत सुंदर है। ये दिन का पूरा फोटोग्राफ है। नीचे झुक के ये लोड टेस्टिंग इस पुल की गई थी उस समय। इस पर ट्रक खड़े हैं, 14 ट्रक 15.5 टन के। लोड टेस्टिंग के समय का फोटोग्राफ है। ये कैलाश गेट ब्रिज का फोटो है और ये श्रीनगर चौराहा को जोड़ने वाला मोटर ब्रिज का फोटोग्राफ। इस पे हमारे पास एक इसकी छोटी सी 5 मिनट की वीडियो फिल्म है डोबरा चांटी पुल की। अगर आप अनुमति दें तो उसको हाँ सर बोले। हाँ बहुत भीड़ है सर। वही तो ये जो हुआ है, सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे उधर बैठा दिए। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर में फैली टिहरी झील जैसे जैसे गहराती गई, कई रास्ते, कई पुल इसकी भेंट चढ़ते गए। जिस समय ये टिहरी बांध का निर्माण हुआ था, जल स्तर नदी में काफी ऊंचा हो गया। उसकी वजह से हमारा प्रताप नगर का क्षेत्र टिहरी मुख्यालय से कट गया था। सोचा गया राज्य सरकार के द्वारा कि भाई यहाँ पे एक बड़ा सेतु बनाया जाए बांध के ऊपर, ताकि लोगों का आवागमन कम दूरी में हो सके। पुल बनाने का फैसला तो ले लिया गया, काम भी शुरू हो गया, मगर मंजिल अभी भी दूर थी। इस क्षेत्र की आबादी को न्यूनतम दूरी का यातायात देने के लिए इस पुल का प्रावधान 2006 में किया गया। IIT रुड़की की ड्राइंग पे ये पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन कालांतर में डिजाइन की कमियों और तकनीकी दिक्कतों के कारण इस पुल का काम बंद करना पड़ा। डोबरा चांठी पुल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी और सरकार और PWD विभाग इसे लेकर कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा एक बड़ा फैसला लिया गया। इस पे दोबारा इसको अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी से बनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी की बिडिंग में योशिन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया और उनके जॉइंट वेंचर BKS इंफ्राटेक मैनेजमेंट नई दिल्ली ने इस पे काम शुरू किया। टिहरी झील का 45 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल पहले ही टूरिस्टों को लुभा रहा था। वाटर स्पोर्ट के प्रेमी यहाँ खींचे चले आ रहे थे, मगर अब इस पुल के बन जाने से तो ये दुनिया भर के पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा हो गया है। रही बात बॉलीवुड की, तो उसको भी यूरोप का एक अच्छा और सुंदर विकल्प उपलब्ध हो गया है। चाहे आप दिन में देखें चाहे रात में देखें, चूंकि लोकेशन ऐसा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहूँगा कि ये डोबरा चांठी पुल ये एक ऐसा शूटिंग स्थल लोकेशन उपलब्ध कराता है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को काफी आकर्षित करेगा। जाहिर है इस पुल से उत्तराखंड राज्य के राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही ये बॉलीवुड के उन निर्माताओं को भी अपनी ओर खींच रहा है जो अब तक बॉलीवुड से अछूती रही इस जन्नत को सबसे पहले अपने फिल्मी कैमरे में कैद कर लेने के इच्छुक हैं। ये पुल अपने आप में जीवन के कितने रंग समेटे हुए है, इसका एहसास तब होता है जब सूर्य देव पर्वतराज की गोद में छुप जाते हैं। तब पर्वतों के आंचल तले टिहरी जलाशय की सुरमई शाम में ये पुल अपने असंख्य रंगों को भरना शुरू कर देता है। डेक कंप्लीट होने के साथ साथ ही विद्युतीकरण के कार्यों के प्रारंभ करने के लिए हमारे विद्युत यात्री के द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस कार्य में विद्युतीकरण के कार्य में नवीनतम फसाड लाइटिंग डायनेमिक लाइटिंग का प्रयोग किया गया है। सोचिए, एक ऐसा पुल जो अवसर के हिसाब से अपना मूड बदल लेने में सक्षम हो। जी हाँ, सुनने में भले ही असंभव लगे, मगर डोबरा चांठी का ये पुल अवसरों त्योहारों के रंगों में अपने रंग घोल देना भी बखूबी जानता है। नमस्कार, मैं आरती खेत्रपाल आप सभी देशवासियों के साथ एक ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट को विटनेस करने जा रही हूँ जो बना है PWD उत्तराखंड और स्टेट गवर्नमेंट के इंडिस्पेंसिबल हार्डवर्क से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के डोबरा चांठी हेवी व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज की। में शामिल सभी जो भी अफसर और जितनी भी टीम थी, ये सभी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल काम है। साथ ही साथ मैं एक रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगी कि उत्तराखंड के सभी पुराने पुलों को नवनिर्मित किया जाए
ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके और जनहानि से बचा जा सके। और ऐसे सभी पुलों का एक सर्वे किया जाए। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है आपको। जी धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद को। विषय है पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे योजना। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और पर्यटन विभाग, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में पर्यटन जो है मुख्य आर्थिकी का हमारा एक स्रोत है, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इसके बहुत ज़्यादा अवसर हैं। और राज्य सरकार द्वारा इसको समझते हुए होम स्टे योजना लाई गई और एक काफ़ी एम्बिशियस एक लक्ष्य भी हम लोगों को दिया गया, जिसमें लगभग 5000 होम स्टे का पंजीकरण और उनको बनाने के निर्देश दिए गए सरकार के द्वारा। इसी कड़ी में मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि शायद उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने होम स्टे के क्षेत्र में पूरे देश में जो स्कीम लागू की है, वो शायद एकमात्र ये राज्य है जहाँ पे स्थानीय जो निवासी हैं उनको इससे जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण जो सहायता भी दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। मैं ये इसमें इस संबंध में हमारे यहाँ 3 तरह की योजनाएं हैं। एक है जो होम स्टे पंजीकरण की योजना, एक है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना। इस योजना के अंतर्गत जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको बैंक से ऋण लेने के आधार पर उनको एक सब्सिडी दी जाती है राज्य सरकार द्वारा। अभी हाल ही में एक स्कीम और लॉन्च की गई है जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर, जो उत्तराखंड में साहसिक खेलों की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में जो ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं तो उनको आवासीय सुविधा, खान पान की सुविधा देने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन के लिए, क्योंकि वो वहाँ के ही निवासी होंगे, उनके लिए ये होम स्टे की एक योजना लागू की गई है जो ट्रैक रूट्स पे ही होंगे, उनके लिए होगी। तो जो जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना। होम स्टे से सबसे बड़ी एक ये चीज़ होती है कि जो पर्यटक आता है वो स्थानीय संस्कृति और खान पान से परिचित होता है। इसके साथ ही जो है जो हमारे जो लेसन नोन डेस्टिनेशन है उनको भी इसकी जो वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं तो उनको एकोमोडेशन नहीं मिलती, तो एक एकोमोडेशन भी वहाँ पे उनको मिलेगी, तभी वो प्रचलित होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो पलायन की राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको रोकने में भी ये बहुत सहायक होगा, क्योंकि उनको अपने गाँव अपने जगहों पे भी रोजगार मिलेगा। और जब पर्यटक आएगा तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो राजस्व की भी सरकार को वृद्धि होगी। खासतौर से जब कोविड के लॉकडाउन के बाद ये होम स्टे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। एक नया एक चलन हो रहा है वर्केशन, जो वर्क स्टेशन जो हो गए, जो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोग अब अपने घर से बाहर निकल के ये होम स्टे उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे लोग बहुत आ रहे हैं बाहर से, तो ये भी एक इसका लाभ है। जो होम स्टे जो ओनर्स हैं जो करते हैं उसमें राज्य सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्य रूप से जो होम स्टे 6 रूम तक के जो घर होते हैं उनको ही हम पंजीकृत करते हैं। अगर एक ही जगह पे 6 होम स्टे हैं तो उनको क्लस्टर के रूप में जो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, पानी है, वो सरकार उसमें उपलब्ध कराती है। साथ ही जो होम स्टे में क्योंकि है तो कमर्शियल योजना, उसका आय हो रही है, पर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी उसका बिजली का, जल का और जो भवन कर है वो सब उसके रेजिडेंशियल ही दर से लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो उसकी आय होगी उस पर जीएसटी लागू होता है, तो जीएसटी को 3 साल के लिए जो है उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। उस ओनर को वो चार्ज तो करेगा पर उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।
साथ ही अब होम स्टे बना लिया तो उसके प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि टूरिस्ट को वो तो कैसे तक पहुंचेगा। उसके लिए जो पर्यटन विभाग ने जो उनकी वेबसाइट है और ऑनलाइन है, उनको हमने निःशुल्क प्रचार प्रसार की व्यवस्था करी है। प्रदेश से बाहर बहुत ट्रैवल मार्ट होते रहते हैं, उन ट्रैवल मार्ट में निःशुल्क प्रतिभाग के लिए कहा गया है। एक और भी चीज है कि जो बहुत से जो होम स्टे दूरस्थ क्षेत्रों में है, उनको ये नहीं मालूम है कि जो किस तरह से उनको बेड बनाना है या खाने के जो स्किल्स हैं, तो एक बेसिक ट्रेनिंग भी पर्यटन विभाग उसमें कराता है। इसकी मार्केटिंग के लिए पर्यटन विभाग ने जो है जो ऑनलाइन पोर्टल है मेक बाय ट्रिप, उसके साथ भी एक अनुबंध किया हुआ है। तो इसके अब मैं जो हमारी स्कीम्स है 3, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो होम स्टे पंजीकरण नियमावली है, उसमें हम उनकी सुविधाओं के आधार पे 3 श्रेणियों में उनको पंजीकृत करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। इसमें अलग अलग इनके मानक तय किए गए हैं इसके लिए। पर होम स्टे में सबसे बड़ी चीज ये है कि एक जो अनिवार्यता है वो है कि भवन स्वामी जो ओनर है वो उसी घर में रहना चाहिए और न्यूनतम 1 कक्ष उसके पास होगा और वो अधिकतम 6 कक्ष दे सकता है। 6 से ऊपर तो फिर वो होटल की श्रेणी में हो जाता है। पंजीकरण के लिए कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पे ही दिया गया है। और जैसे मैंने बताया कि जो क्या क्या सुविधाएं हैं उस पर मानक कुछ विभाग ने तय किए हैं, उसके आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता है इन 3 श्रेणियों में। अभी तक लगभग हमारे 2774 होम स्टे जो है राज्य में पंजीकृत हैं। और मैं ये यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी योजनाएं हैं और जो अभी तक जितने हैं, शायद हमारे राज्य के हिसाब से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और हमारे होम स्टे की पंजीकरण, जो होम स्टे की जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं, उसमें लद्दाख से लेकर के और गुजरात तक के लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि आप क्या क्या स्कीम दे रहे हैं। ये एक हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उस कदम पे जा रहे हैं हम। ये जनपदवार कुछ स्थितियां हैं 2774 की। दूसरी स्कीम है हमारी दूसरी स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना, जो केवल उत्तराखंड के निवासियों के लिए। पंजीकरण तो कोई भी अपना घर बना के करा सकता है, पर ये जो दोनों स्कीम है ये राज्य के जो निवासी हैं केवल उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल होगी। और खास तौर से ये नगर निगम को छोड़ करके, जो उत्तराखंड में जो नगर निगम है वहां ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें जो मैदानी क्षेत्र है उसमें योजना की लागत का 25% या 7.5 लाख रुपए, जो भी कम हो वो अनुदान विभाग देता है, राज्य सरकार देती है। और पर्वतीय क्षेत्र में यही जो अनुदान की राशि है वो बढ़ के 33% या 10 लाख हो जाती है। इसी के साथ जो योजना में जो ऋण लिया जाता है बैंक से, वो ऋण भी प्रथम 5 वर्ष 50% जो है वो राज्य सरकार उसको देती है प्रतिवर्ष की दर से। इस योजना में अब तक लगभग 204 लाभार्थी जो हैं, इन्होंने होम स्टे के लिए जो आवेदन किया है और इनका चयन हो चुका है और ये सक्सेसफुली जो है सर ये काम इस पे कर रहे हैं। जो तीसरी स्कीम मैंने जो बताई, ट्रैकिंग ट्रैक्शन होम स्टे अनुदान योजना, ये स्कीम का जो अवधारणा ये आई कि जो हमारे पास धार्मिक पर्यटन के अलावा जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है हमारा, ये साहसिक पर्यटन है। साहसिक में भी हमारे यहाँ लगभग जो 124 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन द्वारा क्लाइंबिंग पीक्स निर्धारित की गई हैं। वहाँ पे लोग जाते थे तो उनको रहने की और अन्य सुविधाओं का जो है थोड़ा सा कमी महसूस होती थी। इसको लेके राज्य सरकार ने केवल उन्हीं ट्रैक रूट्स पे और ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर्स बनाने का विचार किया गया। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर बनेंगे उसके 2 किलोमीटर की परिधि में जो भी गांव होंगे
और जो उस ट्रैक रूट, जो चिन्हित ट्रैक रूट होंगे, वहीं के मूल निवासियों को ही ये इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज है, बैंक से ऋण नहीं लेना है और कहीं भी नहीं जाना है, केवल आपको आवेदन करना होगा और आपको एक कमरे के लिए, नए अगर कमरा बना रहे हैं अटैच लेटरिन बाथरूम के, तो 60,000 रुपए प्रति कक्ष के हिसाब से सरकार अनुदान देगी। और वहीं अगर पुराना घर है, उसकी आप साज सज्जा करना चाहते हैं, तो 25,000 रुपए प्रति कक्ष उसका अनुदान दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लेंगे। और जो ट्रैकिंग रूट्स हैं खास तौर से, उस पे ये आवास, हमारे गृह आवास जो है, होम स्टे डेवलप होंगे और पर्यटकों की आवागमन बढ़ेगा। अभी कुछ जनपदों में से जो प्रस्ताव आया था, उसमें हमने अभी उनको अनुमोदन दिया है, जिसमें बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, अन्य पे काम चल रहा है और शीघ्र ही उनको भी अधिसूचित किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अगोड़ा ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर रखा गया था, तो उससे निकलने वाले जितने ट्रैक रूट्स हैं, उनको चिन्हित किया गया है और उनके आसपास जो भी गांव होंगे, जो वहां के निवासी होंगे, उनको इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि पर्यटन विभाग एक तरह से पूरा ओनरशिप भी लेता है, तो हमने IHM और स्टेट IHM टिहरी के माध्यम से लगभग 266 होम स्टे जो ओनर हैं, जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, उनको प्रथम चरण में हॉस्पिटैलिटी का एक ट्रेनिंग सेशन भी हमने कराया है। आजकल सोशल मीडिया एक प्रचार प्रसार का और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का भी एक, अपनी बात बताने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है, तो उसके लिए हमने सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग उन लोगों को करवाई है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है Airbnb, उनको भी, उनके साथ भी हमने केवल महिला जो होम स्टे ओनर थे, उनका प्रशिक्षण हमने कराया है Airbnb के साथ में, कि वो कैसे ऑपरेट करें, कैसे ट्रेनिंग करें। तो इस तरह के कुछ प्रयास पर्यटन विभाग द्वारा हमारे राज्य सरकार के निर्देशन में किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सभी योजनाएं एक तरह से राज्य के लिए गेम चेंजर के रूप में साबित होंगी। धन्यवाद माननीय। जी, आपके सारे जो ये होम स्टे की जितनी भी योजनाएं आपने बताई, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है और कहीं ना कहीं मैं इसमें मानती हूँ कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन एक मुख्य समस्या है। तो जैसे यहाँ से रोजगार के जितने ज़्यादा अवसर सृजन होंगे, तो मुझे लगता है इन योजनाओं की वजह से पलायन के मामलों में भी कमी आएगी। जी, धन्यवाद। इसी क्रम में अगला विभाग है निदेशक उरेडा ऊर्जा पार्क देहरादून और विषय है इनका सोलर स्टेट हेतु सोलर विकास कार्य। मुझे चंद्र प्रकाश अग्रवाल करते हैं। हमारी आज की माननीय बालिका मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार एवं माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अन्य समस्त उपस्थित मान्य व्यक्ति, मैं उरेडा में डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश अग्रवाल है। मैं आपको उत्तराखंड में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो नीति और कार्य किए गए हैं और ये हमारे स्थानीय रोजगार और पलायन को रोकने की दिशा में किस तरीके से सफल सिद्ध हो रहे हैं, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक समस्या बन चुकी है और इसी के दृष्टिगत ये पूरे विश्व में सारे देशों का प्रयास है कि हम अब अपनी ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हटकर हरित ऊर्जा की तरफ आए, वरना आने वाले समय में हमारी मानव जाति के अस्तित्व पे ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा कि पर्यावरण में हम लोग जीवित भी रह पाएंगे, दूसरे पर्यावरण में नहीं है। इसी के तहत सभी देशों में ये डिसाइड किया, मैंडेट बने और लक्ष्य दिए गए
कि जो देश जितनी ऊर्जा का उपयोग करता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज उसको हरित ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा सौर ऊर्जा का उत्पादन करके उसके अपने उपयोग में लेना ही होगा। पिछले एक दशक के अंतर्गत इस दिशा में काम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ा है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2013 में लागू की गई और इसमें फिर आंशिक संशोधन 2018 में लाया गया, जिसमें कम क्षमता के प्लांटों को केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया। इस नीति के अंतर्गत शुरुआत होने के बाद 2014 में सोलर पावर प्लांट्स आवंटित हुए और निजी उद्यमकर्ताओं ने 2014 से 2019 के मध्य 267 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए। इन प्लांटों की स्थापना सभी निजी विकासकर्ता अपने निजी संसाधनों से करते हैं। सारा पैसा उनको अपना लगाना होता है, भूमि का प्रबंधन खुद करना होता है और इससे निजी क्षेत्र से राज्य में हमारे लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश सरकारी धनराशि के अतिरिक्त। ऐसी ही अन्य 203 परियोजनाएं हमने 2019 में आवंटित की थी, 2 चरणों में। प्रथम चरण में जुलाई 2019 में और द्वितीय चरण में नवंबर 2019 में। इनको पूरा करने के लिए लक्ष्य मार्च 2021 तक का रखा गया है। इसके संबंध में विस्तार से हम थोड़ा सा आगे की शीट्स में बात करेंगे। दूसरी योजना जो मुख्य हमारी संचालित हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देशों से और इस विजन के साथ कि हमें पर्वतीय क्षेत्र में पलायन को रोकना है और हमारी जो बंजर पड़ी हुई जमीनें हैं जिनको कोई देखने वाला करने वाला नहीं है, वहां पे उनको हमें छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट लगा के उनसे बिजली खरीदनी है और उनको एक नियमित आय का स्रोत उनके लिए पैदा करना है। नेक्स्ट कौन सी स्लाइड पे है? सेकंड स्लाइड पे और पीछे जाइए, पीछे जाइए। अब बहरहाल मैं आपको ऐसे बताता हूँ जब तक ये प्रेजेंटेशन को खोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से गत वर्ष एक योजना प्रारंभ की गई, बल्कि कहना चाहिए इसी वित्तीय वर्ष में, क्योंकि वर्ष हमारा चेंज हो गया है, 2021 शुरू हो गया। 2020 में इसके लिए शासनादेश हुआ सितंबर में और इस योजना का मुख्य स्वरूप है कि इसमें हम अपने पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को 25-25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट अलॉट करेंगे, जिसके अंतर्गत उसको अनुमानतः जितना वार्षिक औसत विद्युत उत्पादन होता है इस क्षमता के प्लांट से 1,70,000 रुपए प्रति वर्ष की आय होगी, जिसमें उसका इनपुट कुछ भी नहीं होता। प्लांट लगने के लिए एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, उसके बाद केवल उसको पैनल को साफ सफाई करने की व्यवस्था की जाती है। इस प्लांट की स्थापना की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है और इसमें भी सरकार मदद के तौर पर 2 लाख रुपए, एवरेज 2 लाख रुपए, पर्वतीय क्षेत्र जो बॉर्डर पे हैं उनमें 2.5 लाख रुपए सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियल, जो बॉर्डर से लगे हुए दूसरे जिले हैं उसमें 2 लाख रुपए और जो मैदानी क्षेत्र के जिले हैं उसमें 1.5 लाख रुपए का इसमें वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से है। ऐसे 10,000 प्लांट, 10,000 लोगों को ऐसे प्लांट आवंटित किए जाने की योजना 8 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। नेक्स्ट चार्ट इसमें वर्तमान तक हमें 460 एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी हैं। अभी ये हाल में ही प्रारंभ की गई है, ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हुए थे अक्टूबर में। और क्योंकि ये ऐसी योजना पहली बार प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुई है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड करने को लेके कुछ जो समस्याएं शुरुआत में सामने आई उनका समाधान करते हुए 460 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हो गई हैं। इनका जिलाधिकारी के स्तर पर इसका परीक्षण करने के बाद इनको आवंटित किया जाता है और इसमें बैंक्स भी 7 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रही है, यानी बेनिफिशियरी को केवल 7 लाख रुपए बैंक दे रही हैं, एवरेज 2 लाख रुपए सरकार दे रही है और 10 लाख के प्लांट में जो आवेदन करता है उसको मात्र 1 लाख रुपए का एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है और वार्षिक आय इससे 1,70,000 रुपए की उसकी एश्योर्ड है।
25 सालों तक के लिए उस प्लांट से बिजली खरीदे जाने के लिए हमारा जो पावर कॉर्पोरेशन है वो उसके साथ एग्रीमेंट शुरू में कर लेता है प्लांट लगाने से पहले। इसके अतिरिक्त हमने बड़े प्लांट्स 5 मेगावाट तक के, इसको भी मुख्यतया पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ही सीमित रखा गया है। इसमें जनपद हरिद्वार और देहरादून के लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया। कारण ये था कि शुरुआत में 2014 से 2019 तक जो प्लांट्स अलॉट हुए थे उसमें लोगों का प्रयास ये रहा, क्योंकि संसाधन अपने थे, पैसा अपना लगाना था, जमीन अपनी लगानी थी, तो जहां जमीन सस्ती और सुगमता से मिल सकती थी तो वो ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में जमीन लेके प्लांट। ऐसे अनुभव के सामने आने के बाद में फिर 2019 में जो प्लांट्स अलॉट हुए उसमें हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि 5 मेगावाट तक क्षमता के जितने भी प्लांट सोलर एनर्जी के प्रदेश में लगाए जाएंगे वो केवल पर्वतीय क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। उनका आवंटन केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को, स्थायी निवासियों को और जो पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको दिया जाए। उस योजना के अंतर्गत हमने लास्ट ईयर 283 प्लांट आवंटित किए हैं और जिनको पूरा करने के लिए मार्च 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन बीच में कोविड और कुछ अन्य समस्याओं के दृष्टिगत अभी प्रगति उतनी नहीं आ पाई है जितनी अपेक्षित थी, लेकिन हमें आशा है कि ये शीघ्र ही सारे प्लांट्स जो है स्थापित होंगे और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इसके सोलर एनर्जी से रिलेटेड। इससे प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी नीचे जा सकता है और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये हाईली अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू। अगला विभाग है प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग। विषय है सूर्यधार झील का निर्माण, सिंचाई विभाग। नमस्कार, मैं आर.के. तिवारी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल देहरादून। हमारे ही सर्किल के अंतर्गत सूर्यधार झील का ये निर्माण हुआ है। बेसिकली सिंचाई विभाग जल संसाधन को डील करता है। जितने डैम बैराजेज हैं वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि में बता दूं, देहरादून के अंतर्गत आप ये से मान के चलिए कि एशिया क्षेत्र में नहर प्रणाली देहरादून और हरिद्वार से ही शुरू हुई है। अंग्रेजों के टाइम में सन 1840 में गंग नहर हरिद्वार में बनाई गई। उसी समय 5 नहरों का देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण किया गया और उसका निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत ये हमारी जाखन नहर प्रणाली है, एक कलंगा नहर प्रणाली है और उसके बाद में राजपुर नहर प्रणाली है, बीजापुर नहर प्रणाली है, कटापत्थर नहर प्रणाली है। आप ये मान लीजिए कि ये जितनी भी नहर प्रणाली हैं ये एक तरह से हेरिटेज हैं। उस समय 1844 में काटले साहब ने इन सबका पूरा सर्वेक्षण किया और इन नहरों का निर्माण शुरू हुआ है। 1862 के बीच में ये सभी 5 नहर सिस्टम हमारी बनी हैं। तो उसी में से एक जाखन नहर प्रणाली सिस्टम है, मुख्य रूप से अंग्रेजों के टाइम में 1852 में बनी थी। तब से पौने 200 बरस से हमारे डोईवाला विकास क्षेत्र में ये जो है किसानों को पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब यहाँ से ये बात में आई कि यहाँ पर अगर हम एक थोड़ी बड़ी झील बना दें तो नहरों जो नहर का कमांड एरिया है, कमांड एरिया मतलब जितने क्षेत्र को नहर सिंचाई करती है उसे हम कमांड एरिया कहते हैं। तो कमांड एरिया भी बढ़ेगी और लोगों को पीने की पानी भी, क्योंकि अर्बनाइजेशन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। देहरादून का ये सबअर्ब क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 87/2017 के अंतर्गत इस झील का निर्माण कार्य किया गया है। तो इस पे हमने एक बैराज बनाया हुआ है। बैराज का मतलब ये हुआ कि बैराज पे जितना भी तो इस पे जो बैराज के हमारे विड्थ है वो 28 मीटर है, बैराज की जो हाइट है 10 मीटर है और जो झील बनी है, झील की लंबाई हमारी 600 मीटर है और झील की जो हमारी क्षमता है वो 77,000 घन मीटर हमारी झील की क्षमता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस गेट को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम पानी को नदी में छोड़ते हैं, तो 3 गेट लगाए गए हैं। सीधे वर्टिकल स्टील गेट लगाए गए हैं हमारे, और इन गेट की साइज 2 गेट हमारे 8 मीटर बाई 10 मीटर के हैं और एक गेट हमारा 8 मीटर बाई 11 मीटर का है। और इसका जो हमारा बेड स्लोप है, जो रिवर का स्लोप है 1/50 है और रिवर के इस पूरे झील में जो पानी आ रहा है उस एरिया 40 स्क्वायर किलोमीटर है, वहाँ से हमारा पानी आ रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेट